क्लास में लास्ट टाइम आप लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे प्लांट्स कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन। तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। उसमें एक टर्म थी आपकी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या होते हैं? देखिए, यूनि का मतलब देखा भी होगा आपने, यूनि सैलून्स होते हैं ना। सैलून्स भी देखे होंगे आप लोगों ने, जहाँ पर जाते हो आप लोग हेयर कटिंग वगैरह के लिए। यूनि का मतलब होता है सिंगल, और बाई का मतलब होता है डबल। और फ्लावर्स के ऊपर बात हो रही है ये। इसका मतलब ये है कि अगर वो फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों, तो वो बाइसेक्सुअल है। और ऐसा फ्लावर जिसके पास या तो सिर्फ मेल या फीमेल, उनमें से एक ही कोई हो रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो फ्लावर जी, फ्लावर हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या आते हैं यूनिसेक्सुअल के? पपाया। पपाया जो होता है ना आपका, वो यूनिसेक्सुअल होता है। वाटरमेलन, कुछ एग्जाम्पल याद रखना। जबकि यहाँ लिखोगे फ्लावर जिसके पास दोनों, हैविंग बोथ मेल भी एंड फीमेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनके एग्जाम्पल क्या आते हैं? हिबिस्कस नाम सुना होगा आप लोगों ने, चाइना रोज बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं हिंदी में, और मस्टर्ड, सरसों का साग खाया होगा, वो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हिबिस्कस है, चाइना रोज है। इसकी खासियत क्या होती है कि इन सब के पास, इन फ्लावर के पास दोनों पार्ट्स होते हैं। और जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ इतना, ये यहाँ पर आपके सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपका कार्पल वाला पार्ट है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका जो है वो स्टेमन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका हिबिस्कस हो गया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। यदि इसके पास सिर्फ एक होता चीज, या तो फीमेल होता या होता इसके पास सिर्फ मेल पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते यूनिसेक्सुअल। इसके पास दोनों हैं अभी, तो ये आपका क्या हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तो अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कि भाई फर्टिलाइजेशन तो पढ़ा था आपने पिछली क्लास में, हो जाता है प्लांट के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स में क्या क्या इवेंट्स घटते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है प्लांट में उसके बाद, वो जानते हैं। देखिए, जब प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी होती है, सबसे पहले ध्यान रखना, वो अपने आप को फ्रूट में तब्दील कर लेती है। आपका ओवरी जो होता है अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट करती है। ध्यान रखिए, जो आप फ्रूट खाते हैं वो ओवरी से बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके ओव्यूल्स होते हैं, वो अपने आप को सीड में तब्दील कर लेते हैं। आपका फ्रूट बन गया ओवरी से, और उसमें सीड जो बनते हैं वो बनते हैं आपके ओव्यूल से। इसके अलावा जो फ्लावर के अंदर पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, वो लोग कहाँ जाते हैं? वो आपके सब लोग मर जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, विल्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, दे डाई। क्योंकि कुछ काम तो है नहीं इनका, का काम पहले था ना प्रोटेक्शन करने का, तो वो काम पूरा हो गया, तो ये लोग अब मर जाते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन हुई थी, जो फर्टिलाइजेशन हुई थी, जिसमें आपका पॉलन ग्रेन्स ने ओव्यूल के अंदर जो एग था उससे रिप्रोडक्शन करी थी, तो उसने जाइगोट बनाया था। वो जाइगोट अब बड़ा होके एम्ब्रियो बनाता है, और यही एम्ब्रियो है जो आगे जाके आपके नए प्लांट को फॉर्म करने वाला है। कैसे करने वाला है वो भी देखेंगे हेडिंग जर्मिनेशन में, बट अभी इतना याद रखो कि ये सब प्रोसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो ओवरी है वो फ्रूट में अपने आप को तब्दील कर लेती है, नंबर वन, फर्टिलाइजेशन के बाद। जो आपका ओव्यूल होता है उससे आपका सीड बन जाता है, नंबर टू।
जो प्लांट्स के पास बाकी सब पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल, वो सब मर जाते हैं। और प्लांट्स आपके पास जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के बाद, वो अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करता है, और इस एम्ब्रियो से अभी नया प्लांट बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हाट आर दी इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पता, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट का मतलब होता है जो बाद में हो रहे हैं, आफ्टर हो रहे हैं। आंसर लिखिए, क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि जो आपका सीड के अंदर, जो प्लांट के अंदर आपका बना था एम्ब्रियो, वो अब नए प्लांट को तब्दील करने लगेगा। दी जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो which will later form न्यू प्लांट। इस एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है आगे जाकर, वो भी देखेंगे। बाकी जितने पार्ट्स होते हैं वो मरने लगते हैं आपके, पेटल्स, सेपल्स स्टार्ट्स टू डाई, या मर जाते हैं इस समय तक। जो आपका होता है ओव्यूल चेंजेस टू सीड, ओवेरी चेंजेस टू फ्रूट। दोनों को अलग पॉइंट भी कर सकते हो, ओव्यूल चेंजेस टू सीड थर्ड पॉइंट, और ओवरी चेंजेस टू फ्रूट फोर्थ पॉइंट, अलग से भी कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा जो मैंने बताया था पेटल, सेपल्स, इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स भी थे फ्लावर में, जैसे आपका स्टेमन होता है, स्टिग्मा स्टाइल होता है, वो सभी मर जाते हैं। स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब भी आपके जो है वो मरने लग जाते हैं। जो ओव्यूल सीड बन रहा होता है, उस ओव्यूल के चारों ओर एक मोटी सी कवरिंग भी डेवलप होती है इस समय, इसे हम लोग बोलते हैं सीड कवरिंग। ओव्यूल also develops a thick covering called seed coat। क्योंकि ओव्यूल तो सीड बन रहा है ना, तो सीड पे एक मोटी सी कवरिंग बन जाती है। आपने देखा भी होगा, आप लोग जो है चने वगैरह खाते हो, बादाम वगैरह देखा होगा, उसमें कवरिंग होती है ना। बादाम, चने बेसिकली सीड है, उन पे कवरिंग इस समय बनती है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं। अगली हेडिंग आती है हमारी जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है तो आप सब जानते भी हो, थोड़ा समझते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको हम लोग, फिर आगे लिख लेते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट या फिर एम्ब्रियो। सीड में एम्ब्रियो होता है, या एम्ब्रियो को बोलते हैं फ्यूचर प्लांट, ध्यान रखिएगा। ये आगे जाके एम्ब्रियो से प्लांट बनता है, इसलिए एम्ब्रियो को बोलते हैं फ्यूचर प्लांट। जो डेवलप होता है दोस्तों, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, उस सीडलिंग में अपने आप को कन्वर्ट करता है अंडर सूटेबल कंडीशंस, अंडर सूटेबल कंडीशंस। और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। लिखो, समझते हैं फिर। हाँ, तो सीड जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, देखो मैंने बताया ना आपको, जो सीड होती है, इस सीड के अंदर क्या छुपा बैठा है आपका, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर प्लांट, जो आपके आगे जाके ये प्लांट बनने वाला है।
तो होता क्या है, जब भी आप सीड को एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हो, आपने ये लिखा। अब सूटेबल कंडीशन क्या होती है भाई? सीड को पानी दो और कुछ न्यूट्रिएंट्स दे दो। न्यूट्रिएंट्स ना दो, बस पानी दे दो सीड को, इतना ही बहुत है उसके लिए। तो देखा होगा आपने, जब अपने घर में स्प्राउटिंग करते हो, चने को डालते हो पानी में, और नेक्स्ट डे देखते हो, 2 दिन बाद देखते हो उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं ऐसे, वो स्प्राउट प्लांट ही तो होता है। सेम काम फार्मर करता है। जब फार्मर ने सॉइल में डाल दिया अपनी सीड को, थोड़ा पानी दे दिया, तो सॉइल में पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स तक मिलते हैं इस सीड को। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को बड़ा करता रहता है, और फिर आपका अल्टीमेटली प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, कि आपके सीड में एम्ब्रियो बड़ा होके एक नया प्लांट फॉर्म कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जो मैं डायग्राम बनवाता हूँ आपको अभी आगे, कि भाई जब भी एक सीड डेवलप होती है, तो सीड के अंदर वो पार्ट जिससे रूट बनता है उसे रेडिकल बोलते हैं। आर से रूट होता है और आर से ही रेडिकल होता है। तो ऐसे याद कर लो कि भाई सीड का वो पार्ट जिससे रूट बन रही है, ये रूट जो बन रही है वो किससे बन रही है? इस रेडिकल से बन रही है। और सीड का वो पार्ट जिससे आपका बनता है प्लांट के स्टेम्स, उसे बोलते हैं प्लूम्यूल। तो सीड के अंदर रेडिकल से रूट बनता है और प्लूम्यूल से बनता है आपका स्टेम। इसके अलावा आप खुद सोचो ना भाई, ये जब प्लांट को आपने, इस सीड को आपने पानी दिया, तो ये प्लांट कैसे बन गया? भाई किसी की ग्रोथ होती है दोस्तों, तो ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है। आप छोटे थे, आप बड़े हो रहे हो, आपको फूड खा के बड़े हो रहे हो। तो ये सीड छोटे से बड़ी कैसे हो गई? इसे खाना चाहिए ना। खाना कौन देता है इसको? एक्चुअली सीड के अंदर एक पार्ट होता है कॉटिलिडन। उस कॉटिलिडन से इस सीड को एनर्जी मिलती है, तब जाके इसका स्टेम और रूट्स और स्टेम बनते हैं। तो सीड में 3 पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के अलावा। एम्ब्रियो तो नया प्लांट बना रहा है, रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन, ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके सीड के अंदर, जो और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनका डायग्राम भी हम बना लेते हैं, जो पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो अगर हम डायग्राम, जनरली सीड वाइट होती है, तो उसके अंदर आपका जो कॉटिलिडन होता है वो वाइट वाइट ही होता है। आपने देखा होगा जब आप एक सीड को खोल, सपोज करो ये चना है, सपोज करो ये बादाम है, तो जब खोलते हो आप, तो खोलोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? खोलने पे आपको सीड में वाइट वाइट मिलता है ना, वो सारा आपका कॉटिलिडन होता है। सीड का भी खोलते हो तो देखा होगा छोटा सा इसमें बच्चा बैठा होता है ऐसा, ये बच्चा वही तो है आपका एम्ब्रियो। तो ये तो आपके हैं कॉटिलिडन्स। जो ऊपर वाला पार्ट है जिससे आपका भी बनने वाला है स्टेम, ये क्या है आपका? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल की डेफिनेशन यही लिख लो। प्लूम्यूल क्या होता है? द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच विल फॉर्म, बताओ क्या फॉर्म करेगा? स्टेम, लीव्स, ये सब फॉर्म करेगा। ये सब क्या है आपके? रेडिकल। रेडिकल क्या है? आर से रेडिकल, आर से रूट। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो which will form R for root, R for radical, which will form root। और कॉटिलेडन्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी लिख लो। ये भी कॉटिलेडन, ही सारा वाइट वाइट पार्ट कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स दी पार्ट ऑफ सीड, ये सीड का पार्ट है। रेडिकल प्लूम्यूल एम्ब्रियो के पार्ट थे, है ना, एम्ब्रियो के पार्ट है। कॉटिलेडन सीड का पार्ट है, द पार्ट ऑफ सीड विच प्रोवाइड, क्या करता है ये? न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, दोनों का काम करता है। न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है उसे खाना कौन देगा दोस्तों? कॉटलेडन। बाकी पानी आप डाल दो बस, ये बन जाएगा नया प्लांट। ये आपका डायग्राम किस चीज़ का है? सीड जर्मिनेशन। तो ये आपका हो गया डायग्राम
सीड जर्मिनेशन का। अच्छा, हमने अभी तक तो प्लांट के बारे में सब समझ लिया और उनमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा एनिमल्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, थोड़ा बच्चों को प्लांट समझ नहीं आता। अब आते हैं थोड़ा सा एनिमल्स की तरफ। आ, एक टर्म होती है दोस्तों, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस। ये कुछ सुनी है आप लोगों ने, और क्योंकि अभी आप लोग उसी एज में हो तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए प्यूबर्टी एडोलेसेंस। प्यूबर्टी एडोलेसेंस में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जो आप लोग भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट आर दी चेंजेस? क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं इस एज में बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर एट प्यूबर्टी स्टेज? प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, बोथ आर सेम चीज। समझते हैं दोस्तों? अब चेंजेस को दोस्तों देखते हैं ना। आपने देखा होगा जैसे आप लोग प्यूबर्टी, पहली बात तो प्यूबर्टी होती क्या है? प्यूबर्टी या एडोलेसेंस का मतलब होता है जैसे आप लोग 12 साल 13 साल की उम्र में एंटर करते हो, 18 साल की उम्र तक, 19 साल की उम्र तक, उसे प्यूबर्टी और एडोलेसेंस का स्टेज कहते हैं। ये 7-8 साल का उम्र टाइम जो होता है प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी के दौरान बहुत चेंजेस आप लोग अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती है, हाइट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेस एट दिस स्टेज। इसी समय बढ़ती है मेनली हाइट, तो उसके बाद तो फिर नहीं बढ़ेगी। जितना लटकना लटकना है लटक लो अभी। बिल्कुल। तो जितना लटकना वगैरह है इस उम्र में लटक लो, बाद में फिर लंबे नहीं हो पाओगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, देखा होगा आपने कुछ नए नए टीथ आते हैं, पुराने टीथ चले जाते हैं। न्यू टीथ आर एक्वायर्ड एंड ओल्ड आर लॉस्ट। ये आप लोग देखने को मिलता है। बॉडी में हेयर डेवलपमेंट होती है, थिक हेयर्स, थिक हेयर डेवलप्स अराउंड फेस, आर्मपिट, प्यूबिक रीजन, ये सब। तो थोड़ा सा हेयर की डेवलपमेंट होती है बॉडीज़ में। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हम लोग मंकी के कभी ना कभी कजन्स रहे थे, क्योंकि मंकी और गोरिल्लाज के पूरी बॉडी में हेयर होते हैं, हमारे पास भी आते हैं। ये दिखाता है कि देखो एवोल्यूशन हुआ है। पढ़ेंगे एवोल्यूशन चैप्टर आगे 9। थोड़ा सा इस समय बच्चों की बॉडी में पिंपल्स डेवलप होते हैं, तो आप लोग देखते हो कि थोड़ा सा स्किन ऑयली बन जाती है। द स्किन, जी, द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली। थोड़े से पिंपल वगैरह आते हैं तो उसे डरना नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड माइट बिगिंस टू डेवलप पिंपल। तो इस समय थोड़े मज़े आते हैं डॉक्टर्स के, जो स्किन वाले होते हैं, कि वो पैसे कमा लेते हैं बच्चों से डरा डरा के कि भाई ये दवाई खाओ। वो नेचुरल है, सबके साथ होता है, तो इससे डरने वाली बात नहीं होती है। दूसरा, थोड़ा वॉइस का बहुत फर्क पड़ता है, आपने देखा होगा। बिल्कुल। बॉयज़ की वॉइस थोड़ी सी भारी हो जाती है, क्रैकी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि उनकी वॉइस हाई पिच, सॉरी लो पिच हो जाती है। बॉयज़ वॉइस टर्न्स क्रैक, थोड़ी सी भारी टूटी टूटी आवाज़ हो जाती है, टर्न्स क्रैक। इसे बोलते हैं हम लोग लो पिच। क्रैक वॉइस को बोलते हैं लो पिच। गर्ल्स की वॉइस थोड़ी स्वीट हो जाती है, बोलते हैं हाई पिच। कोयल, कोयल फीमेल है तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी हाई पिच है, थोड़ी सी स्वीट होती है। क्रो मेल है, एकदम टूटी टूटी आवाज़ होती है, लो पिच आवाज़ होती है। गर्ल्स वॉइस टर्न स्वीट श्रिल, ब्रैकेट में लिखिए आप लोग हाई पिच। तो ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और थोड़ा गर्ल्स इस स्टेज पे, गर्ल्स ऑल्सो स्टार्ट्स टू मेंस्ट्रुएट। तो इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स टू मेंस्ट्रुएट। तो हम फिर प्यूबर्टी की डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई।
प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एडोलेसेंस दोनों मोर और लेस सेम होते हैं, तो हम बोलेंगे दी पीरियड ऑफ प्यूबर्टी या पीरियड ऑफ एडोलेसेंस ड्यूरिंग विच reproductive changes are observed in boys and girls, comma reproductive organ begins to develop, full stop. इसे प्यूबर्टी बोलते हैं, और ये जो स्टेज होता है, दिस स्टेज occurs from around 13 to 18 ईयर, इतने साल तक, मतलब 5 से 6 साल तक ये प्यूबर्टी स्टेज रहती है। तो अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं इस चैप्टर में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं। जी दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, हम उनको समझते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका टेस्टिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके एसेसरी ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो पार्ट होते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ आपके पाइप्स, ट्यूब्स होते हैं जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, उनके बारे में। तो 2-3 पार्ट्स हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिस है, फिर आपके पास कुछ ऑर्गन्स हैं, और फिर आपके पास कुछ ट्यूब्स होती हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। तो उन सबको समझते हैं। हाँ, पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो मेल्स की बॉडी में प्रोड्यूस करता है मेल जर्म सेल्स, या जिन्हें हम लोग स्पर्म भी बोल देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो मेल्स की बॉडी में, बॉयज की बॉडी में आपके स्पर्म फॉर्म करता है, जिनको हम लोग जर्म सेल भी बोल देते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी सेल्स रिप्रोडक्शन में काम आते हैं उन्हें जर्म सेल बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो मेल जर्म सेल या स्पर्म फॉर्म करता है, जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, और फिर इस स्पर्म की बॉडी से आगे ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है टिल द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस सिस्टम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है टिल दी साइट ऑफ जहाँ पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर बनता भी है, फॉर्म भी होता है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होता है स्पर्म। उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पर बनता आपका स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म बनता कहाँ है उसको देखते हैं। स्पर्म बनता है टेस्टिस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस। मेल्स की बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं, और ये टेस्टिस जो होते हैं इनमें स्पर्म बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेल की बॉडी में टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। देखो, हमारी बॉडी में जो मेल फीमेल्स होते हैं उनकी बॉडी में ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमेन में होते हैं, पेट में होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बायोलॉजी में एक इंसान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। हेड, आपके लोअर पार्ट, इसको मिडिल लोअर पार्ट को बोलते हैं आपके लिम्स, जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एब्डोमेन। या आप थोड़ा इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि बायोलॉजी के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और अगर हम प्रॉपर देखें तो सबसे ऊपर हेड, जहाँ चेस्ट होती है उसे बोलते हैं थोरैक्स, और जो पेट से लेकर नीचे का पार्ट है लेग्स तक, उस सबको मिला के बोल सकते हैं हम लोग एब्डोमेन।
तो पेट से जितना नीचे वाला पार्ट है उस पूरे को बोलते हैं, स्टमक से जितना नीचे वाला पार्ट है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में होता है ये मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट खासियत क्या है टेस्टिस की कि ये एब्डोमेन से बाहर की तरफ है। मेल्स की बॉडी में टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर की तरफ होते हैं, एक पाउच में होते हैं। इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पार्ट होता है जिसके अंदर स्पर्म बनते भी हैं और स्पर्म का आगे ट्रांसपोर्टेशन भी दोस्तों होता है। अब स्पर्म बनते क्या है पहले उसे देख रहे थे हम लोग। तो स्पर्म बनते हैं आपके टेस्टिस के अंदर, है ना। अब मैं बता रहा था आपको कि मेल और फीमेल की बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो एब्डोमेन में होता है, पेट से नीचे होता है। बट टेस्टिस थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं एब्डोमेन से, एक पाउच में। इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। रीजन क्या होता है स्क्रोटम में पाउच में रखने का टेस्टिस को? क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इंसानों की बॉडी 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37.5 डिग्री, करीबन इतने टेम्परेचर पे काम करती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री के आसपास होता है, जो थोड़ा ज़्यादा होता है टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनाने के लिए। तो नेचर ने क्या किया, थोड़ा सा बाहर की तरफ एक पाउच में रख दिया इन टेस्टीज को, ताकि थोड़ा सा लो टेम्परेचर मिल सके और यहाँ पर अच्छे से इजिली स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। हाँ, तो थोड़ा सा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए टेस्टीज के बाहर स्क्रोटम में रखा जाता है इन सबको। तो थोड़ा सा लो टेम्परेचर देने के लिए टेस्टीज को, ताकि स्पर्म की आसानी से फॉर्मेशन हो सके, इसलिए टेस्टीज को स्क्रोटम नाम के पाउच में रखा जाता है। अब ये टेस्टीज सिर्फ स्पर्म नहीं फॉर्म करते, टेस्टीज मेल्स की बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन भी फॉर्म करते हैं, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनाते हैं टेस्टीज मेल्स में। क्यों दोस्तों? तो पढ़े थे ना अभी हमने, चेंजेस जो होते हैं बॉयज़ की बॉडी में प्यूबर्टी पे, आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, बॉडी में हेयर बनते हैं, ये सब चीज़ें ना ये हार्मोन की वजह से होती हैं। ये हार्मोन है वो सब चेंजेस करवाने वाला, जो पीछे देख रहे थे अभी हम लोग। तो ये सब चेंजेस के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है, और ये हार्मोन भी बनता है टेस्टीज से। तो टेस्टीज ने स्पर्म भी फॉर्म कर दिया और टेस्टीज ने ये हार्मोन भी फॉर्म कर दिया। तो ये टेस्टीज का काम है। और टेस्टीज थोड़ा बॉडी के बाहर होता है पाउच स्क्रोटम में, ये अभी हमने देख लिया। तो टेस्टिस का काम तो पूरा हो गया, स्पर्म भी बन गया और हार्मोन भी बन गया। अब सपोज करो ये येलो येलो स्पर्म है, सपोज करो स्पर्म तो बन गए। अब स्पर्म को बॉडी से बाहर ले जाना है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। तो अब मेल्स की बॉडी में कुछ ट्यूब्स होती हैं, बता रहा था मैं आपको, ट्यूब्स होती हैं जो इस स्पर्म को बाहर ले जाएंगे। तो बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, बट आपको पता होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्यूब होती है जिसका नाम है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस जो होता है ये इन स्पर्म्स को बॉडी से बाहर ले जाता है फर्टिलाइजेशन की साइट तक। एक चीज, जब ये बाहर जा रहा होता है ट्यूब, जिसका नाम है वास डिफरेंस, तो मैंने बताया था ना आपको इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन भी होता है। जब ये बाहर जा रहा होता है तो इसके साथ इस जब ये बाहर जा रहा होता है इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, या जिनको हम ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ लिक्विड डाल देते हैं इस ट्यूब के अंदर। उन ग्लैंड्स का नाम होता है वास डिफरेंस,
आपको दिखाता हूँ वास डिफरेंस। ये देखो, एक थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट वास डिफरेंस है। ये वास वास डिफरेंस तो आपका पाइप है, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल ये एक ऑर्गन या ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल। ऐसी यहाँ पर आपका एक ग्लैंड है। तो जब आपके स्पर्म बन जाते हैं तो वो दोस्तों बता रहा था मैं, बाहर जाते हैं स्पर्म किसके थ्रू? वो बाहर जाते हैं आपके वास डिफरेंस एक ट्यूब के थ्रू। बट जब ये ट्यूब बाहर जा रही होती है तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स, ऑर्गन्स आके काम करते हैं। वो कौन से होते हैं मैं बता रहा था आपको, ये वाला जो है इसी को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये आपका सेमिनल वेसिकल है। और उसके नीचे दिख रहा है आपको, इससे मार्क कर देते हैं, जो ये दिख रहा है ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स अपना कुछ लिक्विड डाल देते हैं इस पाइप में, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर जा रहे होते हैं। भाई देखो, ऐसा है कि ना, ये पाइप है आपका, ये पाइप जा रहा है, इस पाइप में स्पर्म भी जा रहे होंगे, येलो वाले आपके देखो जा रहे हैं। जब ये स्पर्म बाहर जा रहे होते हैं तो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल अपना कुछ लिक्विड, उस लिक्विड का नाम होता है, हम बोलेंगे उस लिक्विड को सिक्रीशन, कुछ अपना सिक्रीशन डाल देते हैं पाइप में। क्यों डालते हैं? ताकि स्पर्म जब बाहर जाएं तो वो इजीली बाहर ट्रांसपोर्ट हो सके और उनको एनर्जी भी मिल जाती है इस सिक्रीशन से। स्पर्म को ताकत देने के लिए दोस्तों, एनर्जी देने के लिए और उनका इजी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ये सिक्रीशन आता है इन दो ग्लैंड्स या ऑर्गन से। बस फिर स्पर्म बाहर चले जाता है। जब स्पर्म बाहर जा रहा होता है तो वो इन सिक्रीशन के थ्रू बाहर जाता है। एक बात और, जब ये स्पर्म बाहर जा रहा होता है ना, इस पाइप जिसका नाम हम कह रहे थे वास डिफरेंस है, तो हो क्या रहा है कि ऊपर ना, ऊपर की तरफ आपका किडनी होती है और किडनी से एक पाइप आता है, इसका नाम होता है यूरेथ्रा। उसके साथ मिलके जाता है आपका ये वास डिफरेंस। होता ये है दोस्तों कि ना, जब ये बाहर जा रहा होता है ना स्पर्म, तो स्पर्म जब बाहर जा रहा होता है तो उस पाइप का नाम है वास डिफरेंस, जो पाइप इसको बाहर ले जा रहा है। परंतु आप खुद देखो ना डायग्राम में सामने, जब ये वास डिफरेंस बाहर जा रहा है, देखो यहां तक जा रहा है, तो ऊपर से देखो एक पाइप आ रहा है, ये देखो किडनी से पाइप आ रहा है, ये पाइप इसके साथ मिलकर अब स्पर्म को आगे ले जाता है। तो जो पाइप मैंने ब्लैक से दिखाया, इस पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा। एक्चुअली स्पर्म तो बाहर जा रहा होता है आपका वास डिफरेंस के थ्रू, बट किडनी से, या किडनी से जब ऊपर से एक पाइप आ रहा होता है तो वो पाइप फिर कहलाता है यूरेथ्रा। फाइनली वो पाइप आगे ले जाता है स्पर्म को बाहर की तरफ। ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो आपका वास डिफरेंस ही ले जा रहा है, जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ स्पर्म को, बट आखिरी में एकदम सबसे आखिरी वाले स्टेज में ये यूरेथ्रा है जो स्पर्म को ले जाएगा बाहर की तरफ। तो सबसे आखिरी में यूरेथ्रा है जो काम करता है स्पर्म के मूवमेंट में। तो आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिख लीजिए। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, सिस्टम क्या है? कंसिस्ट ऑफ दैट पोर्शन, ये उस पार्ट से बना है विच
प्रोड्यूस करता है मेल जर्म सेल। मैंने बताया था मेल जर्म सेल का मतलब होता है स्पर्म, और उसको आगे फिर ये ट्रांसफर भी करता है, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स इट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस सिस्टम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ पार्ट्स हैं दोस्तों इसके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पहले हम टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस के, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं अभी पीछे, बट कोई नहीं, यहाँ लिख लो। एक्चुअली पता है टेस्टिस का एक नाम होता है, टेस्टिस को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये सेक्स ऑर्गन होते हैं। टेस्टिस को हम बोलते हैं आर दी प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है या मेन सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या ऑफ मेल है ना, मेल आखिरी में लिख दो। रीजन क्या है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? इसका दो काम है इस वजह से, एज इट फॉर्म स्पर्म एंड हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। पहला पॉइंट हो गया टेस्टिस के बारे में। दूसरा पॉइंट लिख लो टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस कहाँ पर लोकेट होता है? टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड, है ना, क्योंकि मैंने बताया था ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल में एब्डोमेन में होते हैं, पेट से नीचे होते हैं। आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच। एक पाउच में होता है दोस्तों टेस्टिस, उसका नाम क्या होता है? स्क्रोटम। टेस्टिस होते हैं एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम। रीजन क्या है स्क्रोटम में रखने का टेस्टिस को? बिकॉज sperm formation require a low temperature, low body temperature, नहीं, because sperm formation require a low, ये लिख दो बॉडी टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट लिख लो, टेस्टिस जो बनाते हैं ना ये हार्मोन, इसका काम क्या होता है? टेस्टिस सिक्रीट्स करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं, सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। का काम क्या होता है? विच हेल्प्स टू bring changes at puberty in boys। पता है जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी पे बॉयज में, उन चेंजेस का नाम क्या होता है? उन चेंजेस को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आप बोलोगे सर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट होना। बाकी जितने हेयर फॉर्मेशन होती है, हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हो गया इस सिस्टम के बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या है इस सिस्टम के बारे में? कि अब ये स्पर्म तो बन गए, इन्हें ट्रांसपोर्ट कौन करेगा ना? ट्यूब्स करेंगी। दी स्पर्म्स आफ्टर फॉर्मेशन आर डिलीवर्ड या ट्रांसपोर्टेड, उनको डिलीवर्ड या ट्रांसपोर्ट करा जाता है बाहर की तरफ, टू दी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यूजिंग, किसका यूज होता है इसमें आपका? वास डिफरेंस, VAS
DEFERENS, वास्ट डिफरेंस के थ्रू। तो अभी आपने लिखा है पीछे, तो पीछे आपने लिखा है अभी कि स्पर्म जो हैं वो फॉर्म होने के बाद आगे जाते हैं वास्ट डिफरेंस से। बट फिर आगे क्या लिखोगे इसमें? अब वास्ट डिफरेंस जब आगे जा रहे होते हैं तो उनसे एक पाइप, जो किडनी से आ रहा है पाइप, वो ज्वाइन होता है। और फिर फाइनली स्पर्म कैसे बाहर निकलते हैं? यूरेथ्रा के थ्रू। एंड फाइनली sperms are delivered outside through a tube-like pipe coming from kidney। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? यूरेथ्रा। फाइनली इससे जाता है। एक और पॉइंट आप लिख लीजिए फाइनली लास्ट में, जब ये स्पर्म जा रहा होता है यूरेथ्रा या फिर आपके वास डिफरेंस से, तो कुछ बीच में ग्लैंड्स भी तो आते हैं जो थोड़ा ताकत देते हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं। ड्यूरिंग sperm transportation, glands like, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है आपका सेमिनल या सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट। पता है, वैसे तो एक और ग्लैंड भी होता है, आपके 10th में नहीं है, इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बट आप उसको मत पढ़ो। ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट क्या करते हैं? ऐड करते हैं अपना कुछ लिक्विड, सिक्रीशन। पर्पस क्या होता है सिक्रीशन का? सो दैट sperm gets easily transported and gets energy।